सर जी सर वो आप कह रहे थे ना, वो असाइनमेंट के पास असाइनमेंट नंबर 1 के मार्क्स पता चल रहे हैं, तो सर वो किसके बेटा, किसके लिए आवाज थे? नहीं समझ आ रही मुझे, दोबारा कहो। सर मैं कह रहा हूँ जो असाइनमेंट आपने दिया, तो आपने कहा था ना वो मार्क्स पता चलेंगे। भाई पूरे चेक करके बताऊंगा ना, मुझे लिस्ट दी है सबीन ने 30 आदमियों की, जिसमें सबीन बेटा आप जरा आज की अटेंडेंस भी ना उस शीट में अपडेट कर दीजिएगा जो आपने मुझे भेजी है ना, और उसको अपडेट करके आज की अटेंडेंस डाल के ना 6 अप्रैल की, और मुझे बल्कि ऐसा करें अगले हफ्ते की अगर क्लास होती है ना उसके बाद 8 की हो जाएगी तो फिर मैं उसको CMS पे अपलोड कर दूंगा। मैं देखे नंबर देने को तो मैं आपको भी बता दूं जितने मैंने चेक किए हैं, लेकिन अभी मेरे पास पूरे नहीं है। वंस अगर मैंने कंप्लीट कर लिया, जिन्होंने नहीं दिया उनको मैं 0 मार्क कर दूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि लोगों के साथ ज्यादती हो। अब लोग भी तो इतना हाथ से गुजर रहे हैं ना कि देने को तैयार ही नहीं है। टाइम के ऊपर अगर आप मुझे देंगे तो मैं तैयार हूँ भाई आपके लिए करने के लिए। मैंने इसीलिए एक हफ्ते को आपको दे रहा हूँ। ये असाइनमेंट से पहले जो लोग मुझे असाइनमेंट जमा करा देंगे तो उनको मैं मार्किंग करके मार्क्स आपको बता दूंगा। मुझे छुपाने से तो कोई वो नहीं है ना, फायदा नहीं है ना मेरा। ठीक है। तो, तो सर ये जो आपने ऐसे दिया है अभी, ये तो कितने वर्ड्स का लिखना है? मैंने 150 टू 200 का है ना आपको। पैराग्राफ मैंने कहा था अच्छा। बिटवीन 75 टू 100। ऐसे देखें, अब ये कंफ्यूज मत करना कभी इस तकरीर के ऊपर छाप दो तो। मैं ये कह रहा हूँ कि सोक्रेटिस कौन था उसके मुतालिक रिसर्च करो। ये आजकल तो गूगल पे हर चीज मिल जाती है। वो कौन था, उसके ख्यालात यस। क्या थे, उस पे यस। मुकदमा क्यों चला, क्या सजा हुई, क्यों हुआ, लोग उसके खिलाफ क्यों थे। ये आपने उसकी शख्सियत के ऊपर आपने एक लिखना है। ठीक है, क्लियर है सबको यस ये सर। बात। यस सर। फिर ये मत कहना कि जी यस हमें सर। नंबर क्यों नहीं मिले। यस तो सर। ये असाइनमेंट 7 नंबर का है। ओके सर। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, पिछली दफा हमने बात की थी टेक्निकल प्रपोजल की, अब हम बात करेंगे आज। ये जिंदगी में आपको फेस करना पड़ेगा इन चीजों का, कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मिसाल के तौर पे आप हैं, आपने एक किताब लिखी, ठीक है ना। अब वो किताब लिखी है आपने, और आपने उस किताब को लिखने के बाद आपने उस किताब को छपवा दिया। अब वो छपवाने के बाद वो किताब जो है वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको मिल जाता है। दो तरीके से होता है। एक जो पब्लिशर होता है वो या तो आपको इकट्ठे पैसे दे के खरीद लेता है कि जी ये मैं आपको 50,000 रुपए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये किताब मेरी हो गई। लेकिन बाद जो समझदार ऑथर होते हैं वो एडवांस तो ले लेते हैं उससे, लेकिन कहते हैं कि नहीं, जितनी भी किताबें बिकेंगी उसमें मेरा कमीशन भी होगा। और वो जब एक दफा आपके नाम से वो किताब छप जाती है तो आपका उसके ऊपर एक राइट होता है, मैं या कोई भी शख्स अगर उसमें से कोई भी मटेरियल यूज करूं और आपका नाम ना दूं, आप नाम ना लूं, आपको क्रेडिट दिए बगैर उसको यूज करूं, ये जाहिर करूं कि ये मेरे अपने ख्यालात हैं, मेरे अफकार हैं, तो उसके ऊपर मेरे ऊपर मुकदमा चल सकता है और आप मुझे उसके करके मुकदमा करके मुझसे पैसे। ठीक है। जनरली ये बेसिकली दुनिया में इस चीज को एक्सेप्ट किया गया कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ या आप एक गुलकार हैं। गाना मैंने लिखा, गाया आपने, और गाना दुनिया में हिट हो गया, इतने लोगों ने सुना। तो अब उस गाने को कोई और अगर शख्स गाएगा, तो अल्फाज मेरे हैं, आवाज किसी और की है, तो जिसने ओरिजिनली किया है उन दोनों का उसके ऊपर राइट होता है। नया कोई गाना अगर कोई गाएगा उसको दोबारा, तो वो उन लोगों से पहले तो इजाजत लेगा, दूसरे बात उससे जो कुछ आमदनी होगी उसकी सर्टेन परसेंटेज उनको देगा। तो ये एक क्रिएटर के लिए, क्रिएशन करने वालों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए ये वक्त के साथ साथ ये चीज बनी है। वरना लोग ये करते थे कि एक गरीब आदमी है, उसने कोई किताब लिखी, वो छपवा नहीं सका, एक किसी बड़े ऑथर के हाथ लग गई, उसने कहा ये तो मर गया है, ये वैसे ही बेवकूफ अदमी, इसको क्या पता चलेगा। उन्होंने अपने नाम से छाप दी और उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए। जब इस तरह कई केसेस आए इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, उसके बाद रफ्ता रफ्ता ये आया पार्लियामेंट से, ये बात गई, और उसके बाद इंटेलेक्चुअल। तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आगे मैं आपको बताऊंगा कि बाद सूरतों में 7 साल, बाद सूरतों में 50 साल तक वैलिड होते हैं। बाद सूरतों में ऐसा भी होता है कि आपके बाद आपकी आने वाली नस्लें इसको बैठ के खाती हैं। ये जो प्रॉपर्टी राइट्स मिल रहे होते हैं, उससे जो आमदनी हो रही होती है वो मुस्तकिल उनको मिल
अब आप में से तो आपने नहीं सुना होगा, अमेरिका में 60s में एक बड़ा मशहूर सिंगर गुजरा है एल्विस प्रेस्ले के नाम से। उसकी शोहरत का ये आलम था कि जब वो प्रोग्राम करता था, गाने लिखता था, गाने गाता था, लोग उसको एक तरीके से पूजा करते थे। और अगर कोई शख्स उससे हाथ मिला लेता था तो वो आदमी बोलता हफ्ते-हफ्ते तक कि जी मैंने एल्विस प्रेस्ले से हाथ मिलाया। अब उसके लिखे हुए गाने आज भी दोबारा बनते हैं। पहले रिकॉर्ड प्लेयर पे हुआ करते थे, ग्रामोफोन जिसको हम कहते हैं। फिर मैग्नेटिक टेप आए, फिर उसके बाद सीडीज़ आई, अब इंटरनेट, ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन एक बात तय है कि एल्विस प्रेस्ले का जब भी कोई गाना कोई दोबारा कोई गाता है या कोई उसको अपग्रेड करके चलाता है, तो वो लोग एल्विस प्रेस्ले की जो फाउंडेशन है या उसके जो वर्सा हैं, उसकी बीवी और उसके जो बच्चे हैं, उनको वो सारे पैसे सर्टेन परसेंटेज में उनको वो पैसे जाते हैं। तो यानी जो चीज़ उसने क्रिएट की उसका 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 फ़ायदा उसकी और उसकी नस्लों को आज तक हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस खत्ते के अंदर रह रहे हैं ना, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर क्या होता है कि इंडिया के चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटीज़ उनकी बहुत ज़्यादा हैं, तो वेस्ट में अगर कोई किताब छपती है, तो उनके मुख्तलिफ इदारे हैं, गवर्नमेंट के भी, प्राइवेट के, जो उनसे वो परमिशन लेते हैं कि जी आपके ये देखें, ऑथर के किताब लिखने के 2 मकसद होते हैं ना। एक तो ये होता है उसका किताब लिखने का मकसद कि जो उसके ख़यालात हैं वो सामने आ जाएँ, और दूसरे होता है कि उसको मफ़ाद मिल जाए। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल होता है ना, उसके लिए ज़्यादा बात अहमियत इस बात की होती है पैसे से ज़्यादा, तो उसके ख़यालात, उसकी लिखी हुई चीज़ को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। इंडिया में और चाइना में चूँकि मास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा हैं, आबादी भी ज़्यादा है, तो वो परमिशन दे देते हैं इंडियन एडिशन की चाइनीज़ एडिशन। अब ज़ाहिर है चाइनीज़ लैंग्वेज का तो मैं नहीं पता। अब एक किताब है इंग्लैंड में छपी है, उसकी कीमत जो है 60 पाउंड है। ना मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, ना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो इंडिया में इंडिया वाले उस किताब को लेके छापते हैं और ₹500 ₹600 की वो छापते हैं। लेकिन इंडिया में चूँकि पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा किताब छपती है। इंग्लैंड में अगर 1000 छपी है, तो इंडिया में हो सकता है 50,000 छप जाए। तो वो किताबें छपती हैं। अब वो किताबें इंडिया से मेरे पास आ जाती हैं। जैसा कि मैं पिछली दफ़ा आपको बता रहा था कि मैं रमज़ान से पहले उर्दू बाज़ार जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। तो मैं देख के हैरान हो गया कि वो किताबें जो कि 10-10 पाउंड, 12-12 पाउंड की हैं, वो पाकिस्तान के अंदर पायरेसी करके छाप दी गई हैं, और वो सारी किताबों को आप ₹150 ईच की हर किताब है। ये कवि की मैं बात कर रहा था, वो है, एडवर्ड डिबोनो की किताबें हैं, और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप किसी का नाम लें। आप वहाँ जाएँ, पूरे-पूरे सेट उनके मौजूद हैं। ₹150 पर बुक के हिसाब से वो आपको दे रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट राइट। लेकिन इसका एक काउंटर आर्गुमेंट जो मेरा बेटा मुझे देता है, वो ये देता है कि बाबा हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें से ज़रूरी तो नहीं कि हर एक के, ये ना लाइब्रेरियाँ हमारी इतनी अच्छी हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी में अगर एक किताब है, पढ़ने वाले 100 हैं, तो एक्सेस नहीं होती है। तो अगर इस तरीके से करके नॉलेज के उसके लिए ठीक है, ₹150 की अगर बेच रहा है, ₹50 वो भी कमा रहा होगा, ठीक है, राइटर को कुछ नहीं जा रहा। राइटर पहले भी इस किताब से बहुत कमा चुका है। अगर पाकिस्तानी अवाम को, या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये चीज़ मिल जाती है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये 2 साइड्स हैं आर्गुमेंट के, हमेशा किसी भी आर्गुमेंट के 2 साइड होते हैं। एक होता है जैसे कि मैं समझ रहा हूँ कि ये गलत है, ऑथर की इजाज़त के बगैर हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जी पाकिस्तान के स्टूडेंट जो हैं, वो बेचारे कहाँ जाएँ? वो महँगी किताबें उनको मिलती नहीं, लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होती हैं। ये जो इश्यूज़ हैं, तो ये है। तो ये एक तरीका होता है। तो आप जो प्रोटेक्ट होते हैं, लेकिन अगर वो शख्स जिसकी किताब पाकिस्तान के उर्दू बाज़ार के पब्लिशर्स ने छापी है, उसके पास ये राइट है कि वो पाकिस्तान की अदालत में, या इंग्लैंड की अदालत में, या अमेरिका की अदालत में वो मुकदमा कर सकता है कि इसके ऊपर मेरा प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेरा था, आपने इसको इस्तेमाल किया मेरी इजाज़त के बगैर, और उसके बाद जो भी अदालत पेनल्टी डिसाइड करेगी उसको देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मकसद उनको बेचारों को पता नहीं चलता। अच्छा, इसी तरीके से कॉपीराइट्स होते हैं कि आप किताब उठा के देखें, पहले सफ़े के ऊपर लिखा होगा, कॉपीराइट्स आर रिज़र्व्ड, किसके नाम पे होते हैं, जिसके नाम पे भी होते हैं, उसके अंदर दिया हुआ होता है। अब जैसे मैंने आपसे भी पहले कहा था कि इवन कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं, इनके भी कॉपीराइट्स होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट की जो ये विंडोज की है, पाकिस्तान में तो आपको मिल जाती है, लेकिन आप अपना लैपटॉप लेके दुबई जाएं, आप सिंगापुर जाएं, आप अमेरिका जाएं, और अगर आप ये पायरेटेड माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन चलाने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगा। आपको पता है ये बात? अनलेस कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन लाइसेंस्ड है, आपने फीस दे के खरीदा है, पैसे दे के खरीदा है, आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में उसमें नहीं चलेगा। वो उनका जो नेटवर्क सिस्टम है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट से एक्सेस करके कुछ काम कर रहे होते हैं, वो कैच कर लेता है कि ये लीगल है या इलीगल है, एंड इट विल नॉट वर्क। तो हमारे यहाँ तो क्या होता है, आप जाइए, आप किसी भी सदर के अंदर पहले हुआ करते थे, या और अब तो हर जगह जगह फैल गए हैं, मुख्तलिफ शॉपिंग प्लाजा के अंदर मोबाइल। आप जाएं अपने लैपटॉप के ऊपर, जो भी लेटेस्ट वर्जन आया है वो अपना आप डाउनलोड करा लें, वो कर देगा आपको पायरेसी का। लेकिन वो यहाँ चल जाएगा, हो नहीं सकता। कॉपीराइट जो कंप्यूटर की भी होती है, कॉपीराइट फिल्मों की भी होती है। अब मिसाल के तौर पे एक फिल्म है, अपने जमाने में बनी है, बड़ी मशहूर हो गई है। अब ये जैसे आपने देखी होंगी फिल्में मिशन इम्पॉसिबल की, मैं तो खैर नहीं देखता उसमें जो कुछ साइंस फिक्शन जो चीजें होती हैं। अब मिशन इम्पॉसिबल जो है 1960s के अंदर किसी शख्स ने ये लिखी थी, टीवी सीरीज बनी थी। वो बेचारा लिख लिखा के मर गया, खत्म हो गया। वो प्रोग्राम भी किसी को याद नहीं होगा, मुझ जैसे दो चार जो बच्चे जिन्होंने बचपन में देखी थी उनको पता होगा। बाद में आज से 20 साल 15 साल पहले टॉम क्रूज साहब को ख्याल आया, उन्होंने वो बनाई। अब उन्होंने कॉपीराइट उससे लिए नहीं लिए, लेकिन अब असल सीरीज को लोग भूल चुके हैं, असल ऑथर को लोग भूल चुके हैं। मेन कैरेक्टर वही है जो उसके फिल्म के थे, जो उस टीवी सीरीज के थे। वहां से लेके उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 उन्होंने फिल्में बना दी हैं। तो ये फिल्म के भी होते हैं, लेकिन उसूली तौर पे अगर एक फिल्म बनी है 1960 के अंदर, उसको आप 2020 के अंदर दोबारा आप बना रहे हैं, तो आपको बनाने वालों का, जिसने फिल्म बनाई है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको सर्टेन पैसे देने पड़ेंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों, आज से तो 8 6 7 साल पहले एक फिल्म आई थी सलमान खान की, बजरंगी भाईजान। उसमें कव्वाली थी जो गुलाम फरीद साबरी साहब ने गाई थी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। वो उस फिल्म में उस कव्वाली को यूज किया गया था। तो गुलाम फरीद साबरी के बेटे अमजद साबरी ने इस बात के ऊपर उनको खत लिखा था, और टीवी प्रोग्राम में भी कहा था कि जी ये तो मेरे वालिद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उन्होंने जो बगैर। लेकिन जो इंडिया वालों ने जवाब दिया वो बड़ा अजीब जवाब था कि आपके जो वालिद साहब ने जो रिकॉर्ड कराई थी, ये ईएमआई एक कंपनी होती थी, वो रिकॉर्ड वगैरह बनाया करती थी। तो आपके वालिद साहब को पैसे देके ये राइट ईएमआई के पास थे, उन्होंने ये राइट उनको भेज दिए थे, और हमने ईएमआई से ये राइट लिए हैं उस कवाली के उस अल्फाज के। अब गाई किसी और ने, तो वो बात खत्म हो गई। तो ये चीजें होती हैं, अदालतों में केस भी जाते हैं, और उसकी वजह से ये होती है कि सिर्फ इस चीज को ना भूलें कि जिसकी मेहनत है उसकी मेहनत का उसको सदा मिल जाए, कि उसकी मेहनत पे कोई और। ठीक है ना? कॉपीराइट के साथ एक होते हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लिखा है, किसी और ने गाया है, ये कहलाते हैं नेबरिंग राइट्स। कि यानी ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां जो होती हैं, ब्रॉडकास्ट, ये रेडियो है, टीवी है, ये इनके जो राइट्स होते हैं वो ये होते हैं। लेकिन बेसिक पर्पस जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों के क्रिएटिव वर्क को आप एनकरेज करें। अगर किसी के साथ आप ज्यादती कर रहे होते हैं, उनको पता चल जाता है, उनको आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी की नाजायज चीज को आप ना करें। अच्छा, एक चीज होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट, ये भी बहुत जरूरी होती है। मिसाल के तौर पे कि बाज़ कंपनियाँ होती हैं अपने ट्रेडमार्क बनाती हैं, वो ट्रेडमार्क। फॉर एग्जांपल, आप हमदर्द में पढ़ते हैं, मैं हमदर्द में काम करता हूँ। हमदर्द का नाम सिनोनिमस है 2 चीज़ों से, एक हमदर्द ग्राइप वाटर, एक हमदर्द की रूह अफ़ज़ा। मैं गलत कह रहा हूँ? जिनके घर नो में छोटे बहन-भाई होंगे, आप बच्चे होंगे, आपने देखा होगा हर घर में बच्चों के लिए हमदर्द की ग्राइप वाटर की बोतल माएँ ज़रूर रखती हैं, और रमज़ान हो या वैसे मेहमानों के लिए रूह अफ़ज़ा ज़रूर आता है ना? है या नहीं है? अब अगर मैं रूह अफ़ज़ा के नाम से मैं कोई चीज़ यस बनाने सर। हेलो, कुछ कह रहे हैं आप? भाई आप लोग सुन रहे भी रहे हैं या मैं ऐसे ही बोले चला जा रहा हूँ?
जी सर, सुन रहे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ कि सर, देखिए, यस सर, सुन रहे हैं। हमदर्द की जो रूह अफ़ज़ा है, अगर मैं रूह अफ़ज़ा बनाना शुरू कर दूँ, तो हमदर्द मुझे छोड़ेगा तो नहीं ना? नो या सर। मिसाल के तौर पे एक ज़माने में पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में एक इम्प्रेशन है कि जर्मनी की बनी हुई मशीनरी और जापान की बनी हुई मशीनरी इज़ मोर ड्यूरेबल, मोर बेटर क्वालिटी देन दी अदर कंट्रीज़। अब मिसाल के तौर पे आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी, मुहावरे भी सुने होंगे कि चाइना की चीज़ें जो हैं उसके अंदर 2 नंबर भी होता है, 3 नंबर भी होता है, 4 नंबर भी होता है। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर मेड इन जापान लिखा हुआ है, तो उसकी एक वैल्यू होती है। अब मैं गलत चीज़ चीज़ बनाऊँ पाकिस्तान में, उसपे मेड इन जापान का ठप्पा लगा दूँ, तो मैं गलत काम कर रहा होता ना। तो ये इंटेलेक्चुअल यस प्रॉपर्टी, सर। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं ना, वो उस तरीके से होते हैं। इसी तरीके से आप चले जाइए, आप सिलाई की मशीन भी ले लें, सिंगर के नाम से सिलाई की मशीन है, ग्लोबल इंग्लैंड का ब्रांड है, इतने सालों से सदियाँ हो गई हैं इसको। 1830s के अंदर पहले सिलाई मशीन बनी थी, 1840s के अंदर। उन्होंने पेटेंट रजिस्टर कराया था, फिर उसने पेटेंट भेज दिया, सिंगर ने बनाई। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, गुजरांवाला में जाली सिंगर बन के आपके सामने आ जाती है। अब मुझे ऐसा कोई आदमी खरीदने जाए और मैं अगर सिंगर के शोरूम पे नहीं जा रहा और आम दुकान से खरीद रहा हूँ, तो मुझे ये कन्फर्म नहीं होता कि ये जो चीज़ मैं ले रहा हूँ, क्या ये ओरिजिनल है या नहीं। ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, लेकिन चूँकि हमारे जैसे ममालिक के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती है। अलबत्ता ये बात ज़रूर होती है कि जब आप पेटेंट रजिस्टर कराते हैं या कोई भी आप ब्रांड अपना रजिस्टर कराते हैं, एक दफ़ा ब्रांड अगर आपके नाम से रजिस्टर हो गया ना, तो सारी ज़िंदगी आपका रहेगा, जब तक कि आप अगर आप बैंकरप्ट हो जाएँ, आपकी कंपनी तबाह-बर्बाद हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तब तो फिर वो ब्रांड दोबारा यूज़ होगा, फिर भी वो आपसे पैसे देके खरीदेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कराची के अंदर एक दो दरिया पे एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है कोलाची के नाम से। कई लोगों ने कोशिश की उसे मिलते-जुलते नाम लिखने की, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। फिर उन्होंने अखबार में इश्तहार दिया, सोशल मीडिया पे इश्तहार दिया कि इस तरह के जो रेस्टोरेंट बन रहे हैं, ये इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह के मिलते-जुलते नाम। उसी से मिलता-जुलता उन्होंने डिज़ाइन बना लिया कोलाची के डब्बे पे जो लिखा हुआ होता है ना, तो ये कहलाते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट। और ये आपको लेने पड़ते हैं। हर मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी राइट इश्यू करने वाला, पेटेंट इश्यू करने वाला एक इदारा होता है। उसमें जाके आप अप्लाई करते हैं, अपनी जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है उसकी तफसीलात देते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप पेटेंट, अगर ज़िंदगी में खुदा आपको मौका दे पेटेंट आप रजिस्टर कराएँ, तो उस पेटेंट के अंदर कभी अपना डिज़ाइन ना दीजिए। मिसाल के तौर पे आपने एक ऐसी मशीन बना ली है कि जो अ ऐसा स्कैनर है कि जो कि 1 इंच का स्कैनर है, लेकिन पूरी किताब को वो 5 सेकंड के अंदर या 5 मिनट के अंदर पूरा स्कैन कर देता है और अपने अंदर मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो ये आप थॉट को लिख के, पूरा इसका लिख के इसके नाम से एक पेटेंट रजिस्टर कराते हैं। आप उसका ड्राइंग उसकी कभी नहीं देते, क्योंकि अगर ड्राइंग अगर किसी के हाथ लग जाए ना, तो आपका फिर वो उसमें थोड़ी बहुत आगे-पीछे चेंजेस करके वो कर लेगा। अभी अमेरिका की दवाओं की कंपनियों पे एक बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है, उसकी सेनेट ने भी लिया हुआ है। क्योंकि दवाओं के अंदर ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है कि 7 साल के बाद अगर मैंने कोई दवा बनाई, जैसे कि अभी आजकल आप कोरोना की वैक्सीन का सुन रहे हैं, बड़ा शोर मचा हुआ है। जिसने भी पेटेंट रजिस्टर कराया है, 7 साल के बाद उसको इस पेटेंट को अनाउंस करना पड़ेगा कि इस पेटेंट के अंदर, इस दवा के अंदर इसकी कंपोज़िशन क्या है, इंग्रीडिएंट्स क्या हैं। वो जब ओपन हो जाता है, तो एक माइनर से पैसे देके, थोड़े से पैसे देके दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी उसको बना सकता है। इसकी मिसाल आसानी के लिए समझाने के लिए आपको मैं देता हूँ, एस्प्रिन की या पैनाडोल की। एस्प्रिन जिसने इजाद की थी या डिस्कवर की थी, जिसका पेटेंट बनाया था एस्प्रिन का उसने, वो कब का मर खप गया। अब वो एस्प्रिन का पेटेंट, उसकी फॉर्मुलेशन जो है वो सारी हर एक के पास मौजूद है। लोग उस फॉर्मुलेशन की बुनियाद के ऊपर, औरंगी टाउन के अंदर एस्प्रिन बन रही है, औरंगी टाउन के अंदर एस्प्रिन बन रही है, न्यू कराची चले जाओ वहाँ पे आपको बन रही है। क्या होता है कि आपने इंडिया से, चाइना से ड्रम के अंदर वो पूरा मंगा लिया, उसके बाद आपने उसको पैकिंग किया और ₹1 की गोली के हिसाब से आपने मार्केट करना शुरू किया। अब वो स्प्रीन आप रैकेट एंड कोलमैन की ले लें, स्प्रीन आप किसी देसी कंपनी की ले लें, दोनों का फॉर्मूलेशन एक ही है। उसी फॉर्मूलेशन के ऊपर वो
चल रहे होते हैं। तो ये तो हो गया भाई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, फार्मा के प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन है में नहीं जाइएगा। दवाओं में 7 साल होते हैं, हर मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना वो उसकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है। कहीं 5 साल, कहीं 7 साल, कहीं 10 साल, पास केसेस में 50 साल तक भी देते हैं ऑथर के मरने के बाद, पास केसेस के अंदर 20 साल के लिए दिए जाते हैं। तो ये अलग अलग होते हैं, कोई यूनिवर्सल नहीं। लेकिन पेटेंट जो होता है ना, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उस ओनर की जिसने रिसर्च करके एक चीज बनाई है, उसको अपने नाम से वो रिसर्च करा देता है। और अगर वो पेटेंट कोई शख्स यूज करता है तो उस ऑथर का एक राइट होता है 13%, उस एक नंबर एक उसकी परमिशन चाहिए थी, नंबर दो उसको पैसे देने पड़ते हैं निगोशिएट करके उस इन्वेंशन के, उसकी बुनियाद पे आप बनाए। अब मिसाल के तौर पे जिसने सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर का डिजाइन जो था, पेटेंट जो था रजिस्टर कराया था, वो डिजाइन कुछ और था, पेटेंट कुछ और था। वक्त के साथ साथ जो पहले अगर आपने देखे ना वैक्यूम क्लीनर, वो इतने बड़े बड़े साइज के अंदर होते थे कि संभालना उनको मुश्किल हो जाता था। लेकिन बाद में जब उसी डिजाइन को कॉपी करते हुए लोग उसको शॉर्ट करते चले गए, छोटे करते चले गए, और अब तो हैंडी आ गए, हाथ के अंदर आ गए, रंगीन वाले भी नहीं आए कि मतलब आप गैजेट्स पढ़ के चले आ गए। तो पेटेंट जो होता है किसी भी शख्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसके ख्यालात जिसके ऊपर वो करके वो बनाता है। पेटेंट्स की 3 टाइप होती हैं। नंबर 1 यूटिलिटी पेटेंट्स होते हैं, डिजाइन पेटेंट्स होते हैं और प्लांट पेटेंट्स होते हैं। अब आप पूछेंगे प्लांट पेटेंट्स क्या होते हैं? अब जब से ये तो क्या कहते हैं, ये जो पेड़ बनाई थी ना उन्होंने, डॉल्बी क्या नाम था उसका, डीएनए से जो उन्होंने पेड़ बनाई थी ना, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके, यानी मिसाल के तौर पे देखिए ना, आम आप देख लीजिए, आम की एक देसी नस्ल होती है, एक देसी आम कहलाता है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 17, 18, 20 तरह के आम कराची में मिले, पाकिस्तान में मिल रहे होते हैं। किसी का नाम लंगड़ा होता है, किसी का दशहरी होता है, कोई अनवर अटोल होता है। ये सारे के सारे रिसर्च करके इसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन करके बनाए थे। तो अक्सर लोग जो हैं ये जब अपना कोई प्लांट इस तरीके से बनाते हैं, इससे कोई नया फ्रूट बनाते हैं, तो या फ्रूट का जायका चेंज कर देते हैं, वो उसको अपने नाम से रजिस्टर, प्लांट पेटेंट रजिस्टर करा देते हैं। और वो फिर काम में उनके आता है, और जब भी कोई उसको उगाता है तो उनको पेटेंट उसके लिए, उस सीड्स को खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उस प्लांट के उनको पैसे देने पड़ते हैं। अब उस दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि हमारे यहाँ एक बड़ा फल खाया जाता है, किन्नू, है या नहीं है? पंजाब में, सिंध में कितना किन्नू होता है नहीं होता किन्नू भाई? यस सर। किसी ने खाया है किन्नू? अभी पिछले दिनों बहुत मिल रहे थे कराची के अंदर। ये आपको पता है कि ये फल पाकिस्तान का, ये कैलिफोर्निया में बना है। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में 2 साइंटिस्ट थे ना, ये माइक्रो बॉटनिस्ट थे। एक का नाम था केनर्ड, एक का नाम था न्यूपोर्ट। उन्होंने रिसर्च करके कैलिफोर्निया के ऑरेंजेस बहुत मशहूर है। जिस तरह इसराइल के ऑरेंज बहुत मशहूर है दुनिया में, कहते हैं जितने मीठे और रस वाले इसराइल के माल्टे होते हैं दुनिया में किसी मुल्क के नहीं होते। इसी तरीके से कैलिफोर्निया के भी जो बाद स्टेट है, बल्कि एक उनकी काउंटी है और उसका नाम ही उसका ऑरेंज काउंटी उसका नाम है, कि वहाँ बड़े बड़े फॉर्म है। और वहाँ पे जो हमारे सिख भाई है ना, उन्होंने बहुत बड़े बड़े फॉर्म बनाए हैं कैलिफोर्निया में इसके। तो वो दोनों स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बॉटनिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की, तो एक नई चीज बन गई है। जब नई चीज बन गई, अच्छा ये जो किनू बना, ये अमेरिकन जो टेस्ट बर्ड थे उनको सूट नहीं हुआ। somehow the other, वहां पे कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई पढ़ रहा था, उसने उनसे बात की। और वो जो था उस जमाने में इतनी सख्ती नहीं थी, 50s में, वो प्लांट्स जो थे यहाँ ले आया। वो प्लांट्स यहाँ पाकिस्तान में लगे, और पाकिस्तान की और इंडिया की जमीन उसको ऐसी रास आई किनू को कि अब अमेरिका में तो कोई किनू जानता नहीं है। लेकिन ये नाम चूंकि पेटेंट उनके नाम के ऊपर है, किनर्ड और न्यूपोर्ट के नाम पे, उन्होंने अपने नामों के इनिशियल लेके इसको, पौधे को नाम दिया था किनू का। तो आज मैं और आप जो है किनू खा रहे होते, ये प्लांट पेटेंट्स होते हैं। इस तरह यूटिलिटी पेटेंट्स होते हैं। यूटिलिटी पेटेंट्स में क्या होगा कि आपने एक चीज बनाई है, गाड़ी है, गाड़ी का भी एक पेटेंट,
जिसने पहली बनाई थी उसके पास था, ठीक है ना? अपनी चीज़ को उसने ली थी, उसने किया था। जो भी आप इन्वेंशन करते हैं ना, चाहे वो आपकी मोबाइल की इन्वेंशन हो, कंप्यूटर की इन्वेंशन हो, ये चीज़ें अगर आप जाके देखेंगे ना दुनिया के आपको, तो 10 बड़े पेटेंट अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो पेटेंट जिन्होंने इंसानों की बड़ी मदद की है, उनकी बड़ी अहमियत है। अब अगर आज मैं आपसे कहूँगा कि जी कौन-सा पेटेंट सबसे ज़्यादा अहम है, आप में से 10 में से 9 का जवाब होगा ये कंप्यूटर का पेटेंट बड़ा अहम है, या मोबाइल का पेटेंट बहुत अहम है, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती है, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन अगर आज से 50 साल पहले आप जाएँ, तो रेडियो का पेटेंट की बड़ी अहमियत थी, कि रेडियो के ज़रिए आप अपने ख़यालात एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया करते थे। जब टीवी आया, टीवी की बड़ी अहमियत थी। तो वक़्त के साथ-साथ चीज़ों की अहमियत बदलती चली जाती है। हम किसी चीज़ को स्पेसिफ़िक नहीं कह सकते कि ये चीज़ अहम है, ये चीज़ अहम नहीं है। हर चीज़ का एक वक़्त में एक रोल होता है, वो रोल अदा करने के बाद उसका रोल पीछे चला जाता है। अभी जैसे मैं देख रहा था कि अभी किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी थी कि यानी जिन लोगों ने ये चीज़ें यूज़ की हैं वो शायद अब ख़त्म हो रहे हैं इस दुनिया से। मिसाल के तौर पे आप में से किसी ने शायद मैग्नेटिक टेप वाले कैसेट रिकॉर्डर नहीं देखे होंगे। अब इस यानी एक ज़माने में फ़िल्म वाले जो कोडेक की फ़िल्म वाले या फुजी की फ़िल्म वाले कैमरे जो आया करते थे, आप में से शायद लोगों ने देखे ना वो कैमरे किस तरह के हुआ करते थे। फ़िल्मों किस खरीदी जाती थी, फ़िल्मों को डेवलप करवाया जाता था, एल्बम होती थी, एल्बम में लगाई जाती थी। वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, हर चीज़ डिजिटल पे आ गई है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कैमरा जिसने बनाया था, एट दैट टाइम दैट थिंग वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो पेटेंट बहुत इम्पोर्टेंट था, आज शायद वो ना हो। ठीक है? तो ये पेटेंट्स के अंदर अलग-अलग लाइफ़ होती है, अलग फार्मास्यूटिकल जैसे मैंने आपको बताया कि 7 से 10 साल के लिए होते हैं। अच्छा पेटेंट्स की एग्ज़ाम्पल के अंदर देखिए इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी ये कॉस्मेटिक्स हैं, ये परफ्यूम्स जो यूज़ होती हैं, ये जो भी अपनी बनाता है ना, वो अपने नाम से रजिस्टर कराता है उसको, ताकि कोई उसका एक तो होता है कि ब्रांड रजिस्टर हो जाए, दूसरे उसकी केमिकल कंपोज़िशन को प्रोटेक्ट करे। अ, बाज़ जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरियाज़ जो है ना, ये क्रिएट किए जाते हैं। अभी जैसे कि ऑयल स्पिल आजकल बड़ा एक इश्यू बना हुआ है, समंदरों के अंदर अगर तेल गिर जाए या कुछ हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने स्पेशल बैक्टीरिया डेवलप किए हैं कि अगर किसी इलाके में ऑयल स्पिल हो जाए, तो वो उस बैक्टीरिया को ले जाके वहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं और बैक्टीरिया उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको खा के और एक कंपाउंड बना के वो समंदर के अंदर ऐसे बना देता है कि जो कि डैमेजिंग ना हो, मरीन लाइफ के लिए डैमेजिंग ना हो। ठीक है? अब जैसे कैश मैनेजमेंट अकाउंट्स का जो आजकल ये सॉफ्टवेयर आए हैं, जितनी आई हैं, ईज़ी पैसा ये सारे क्या हैं ये? कोविड-19 की वैक्सीन है, ये चंद इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। अच्छा फेमस पेटेंट्स के अंदर जो मैंने आपको बताया कि मेरी नज़र में कंप्यूटर के बड़ा है, ब्लूटूथ का एक है, टेलीफ़ोन है। हो सकता है दुनिया में सबसे बड़ा पेटेंट जिसको माना जाता है वो लाइट बल्ब माना जाता है कि जिसने इंसानियत को आगे बढ़ने में मदद की कि इंसान को तेल से और जो है बिजली के ऊपर लेके आया और फिलामेंट इसके अंदर लाइट बल्ब बना के उसने जो है ये किया। ये बड़े इंटरनल कंबशन इंजन का है, टेलीफ़ोन का है। अब टेलीफ़ोन से ही आगे कॉन्सेप्ट मिला ना तो एक तार के ज़रिए था, फिर हुआ वायरलेस हुआ, फिर टेलीप्रिंटर हुआ। वो जो मैंने आपको पहले उसमें सारा दिखाया है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल में जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई किस तरह हमने डेवलप किया। लेकिन ये मेरे हिसाब से हैं, आपके हिसाब से फेमस पेटेंट कोई और भी हो सकते हैं और इसमें अगर इख्तलाफ होता है तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है? पेटेंट राइटिंग का तरीका ये है कि जो भी आपके ज़हन में ख़्याल है आप लिख के उसको करें। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कभी जो है ड्राइंग इसके साथ नहीं लगानी चाहिए। आपको उसको 3 चीज़ें बतानी होती हैं कि आपकी इन्वेंशन है क्या? इन्वेंशन का मकसद क्या है? किस काम में ये आएगी? और इसके मेन पार्ट्स क्या हैं, कैसे ये काम करेंगे। डिटेल अगर आपने दी, तो आपका पेटेंट आपके हाथ से चला गया। अच्छा फिर एक चीज़ होती है प्लेगरिज़्म, ये प्लेगरिज़्म की डेफिनिशन है। सिंपल अल्फाज के अंदर ये है कि जैसे अभी मैंने आपके सामने आप लोगों से पढ़वाई है सोक्रेटिस की तकरीर, राइट? अगर अगर आप कोई अपना मज़मून लिखें, कोई आप लिखने के लिए जा रहे हैं,
उस मजमून के अंदर अगर आप सोक्रेटिस के अल्फाज को रेफर किए बगैर कोट कर दें, 5 या 6 या 7 या 8 या 10 अल्फाज उसका नाम दिए बगैर या उसको रेफरेंस में दिए बगैर कोट कर दें, ये प्लेगरिज्म, नकल कह लें, चोरबाज़ारी कह लें, जो भी आप कह लें। ठीक है ना? एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा अब हो गया है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया है। आपकी कोई एमएस की, पीएचडी की थीसिस जमा नहीं हो सकती जब तक कि उसके ऊपर प्लेगरिज्म का टेस्ट एक सॉफ्टवेयर आ गई है, वो चलाई जाती है, उसपे देखा जाता है। 19% से कम अगर आपका प्लेगरिज्म होगा तो आपकी थीसिस मानी जाएगी। अगर 20% या उससे ज़्यादा होगा तो आपको वापस कर दिया जाएगा कि जाइए जनाब, दोबारा लिखिए, रीराइट कीजिए। और किसी भी एक ऑथर का, इवन अपना ही अगर आप उसके अंदर दोबारा कोट कर दें ना, मिसाल के तौर पे आपने 2 पेपर लिखे, उसके बाद आप अपनी थीसिस लिखने गए और आपने उन पेपर्स के कंटेंट्स को थीसिस के अंदर डाल दिया, वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं और ये नहीं बताया कि ये मेरे ही पेपर्स हैं या मेरे उस्ताद के पेपर्स हैं, तब भी आप पकड़े जाएँगे। और ये पाकिस्तान में बहुत कुछ ये ज़्यादा हो रहा है और ईमानदारी की बात है कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में इतनी शिकायतें प्लेगरिज्म की नहीं आ रही होती हैं। अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है ना यहाँ पे, जो मैंने पिछली दफ़ा पकड़ा भी था कुछ लोगों को, कि लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन पेपर है, मैंने एक सवाल दिया आपको, ठीक है? आपने उसका एक जवाब लिखा। अब उसको मुख्तलिफ करने के लिए क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर पे जाते हैं, उसको कोरियन या चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा, हो गया, वो फाइल सेव कर ली, फिर उस फाइल को दोबारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कोरियन चाइनीज़ से। तो वो जो कोरियन चाइनीज़ से दोबारा जब गूगल ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है, तो पैराग्राफ, अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं और मतलब वो समझते हैं कि जी टीचर जो हमारा पागल है वो हमें नहीं पकड़ सकेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पता चल जाता है कि किसने खुद लिखा है और किसने जो है ट्रांसलेटर के ज़रिए किया है। ठीक है ना? तो इस तरह की कोशिश भी ना कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इस तरह करते हैं। मैंने मास्टर्स के बच्चों में पकड़ा 2 को और मैंने उन दोनों को जो है, जो उनके नंबर थे 15-15 नंबर कम करके उनको मैंने फाइनल के अंदर दिया। सिर्फ इसलिए कि अगर आप अ, देखें ना, ऑनलाइन अगर एक मजबूरी के अंदर हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक कमरे में बैठ के साथ कर रहे हैं, एक-दूसरे से नकल मार के छाप के आप कर रहे हैं। तो उसके ऊपर बहरहाल मैंने सज़ा दी है लोगों को, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरे के काम को, दूसरे के आइडिया को अपने नाम से छाप देना उसकी इजाज़त के बगैर, जिसको हम अपनी आम ज़बान में कहते हैं 2 नंबरी ना, ठीक है ना? अब प्लेगरिज्म की 3 किस्में होती हैं। एक होता है डायरेक्ट प्लेगरिज्म, यानी आपने किसी का वर्ड फॉर वर्ड उठा के छाप दिया। दूसरा कि अपना ही अल्फाज को, अपनी चीज़ों को बगैर बताए कि मैं पहले छाप चुका हूँ, दोबारा छाप देना, ठीक है? और तीसरा ये होता है कि पब्लिश रिसर्च से उठा के छाप दिया आपने उस बंदे का, उसका नाम नहीं दिया। ये फिर इसकी मुख्तलिफ उसमें प्लेगरिज्म की एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म है, मोज़ेक प्लेगरिज्म है। अ, मैं इसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जब आप 7th सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर में आएँगे ना, उस वक़्त आपको ये ज़रूरत पड़ेगी इसको, क्योंकि आपको फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट करना होगा। ये सिर्फ़ एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि प्लेगरिज्म होता क्या है और ये भी ठीक है? अच्छा भाई, अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो कर लें। अगली दफ़ा मैं आपके साथ करूँगा, अगर लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट 2 थिंग्स। नंबर 1, अगर अगले जुमेरात को रोज़ा नहीं हुआ तो वी विल हैव क्लास, राइट? Yes, ओके, yes. Yes, sir. ठीक है? अगर ईद नहीं हुई Okay. अगली जुमेरात को, जिसका इम्कान है कि नहीं होगी ईद, जुमे को होगी, जो महकमा मौसूलियात की पेशेंट गोई मैं पढ़ रहा हूँ, वो तो यही बता रही है। ठीक है? हम क्लास Yes, करेंगे। sir. उस क्लास के अंदर मैं आपको एटिकेट्स ऑफ राइटिंग कराऊँगा। आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया है, लेट्स सम अप। सोक्रेटिस के ऊपर आपने एक एसे लिखना है। उसकी शख्सियत के ऊपर, उसके ख़यालात के ऊपर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर, ठीक है? वो कौन था, क्या था? लिमिट है 150 मिनिमम, 200 मैक्सिमम उसके अंदर। तो अगर आप सिंगल स्पेस के ऊपर एक पेज पे अगर आप 16 लाइन लिख रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आपके 2.5 से 3 पेज बनेंगे, 200 वर्ड्स के ऊपर। तो ये आपने लिखना है।
जो साथियों ने आपके उनको मैसेज दे दी जिनके असाइनमेंट मुझे नहीं मिले, प्लीज मुझे दे दें। सबीन, आपने आज की अटेंडेंस सिर्फ 15 लोगों ने अटेंड की है, ये लगा के आप अपडेट करके इस वाली को अपने पास ही रखिएगा। अगली क्लास के बाद आप मुझे भेज दीजिएगा, फिर मैं CMS पे अपलोड कर दूंगा। मैं अभी आपके रिजल्ट्स वगैरह अभी नहीं कर रहा, आपको मैं बता दूंगा पेपर चेक करने के बाद कि जी पहले असाइनमेंट में मैं इंतजार करूंगा अगली क्लास तक। नेक्स्ट ट्यूसडे तक मैं वेट करूंगा, ये जो कमिंग ट्यूसडे आ रहा है। अगर ट्यूसडे तक मुझे सबके असाइनमेंट नहीं मिले, जो इनका नहीं आया है उनको मैं एब्सेंट मार्क करके 0 मार्क्स देके और मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर लूंगा कि जी ये 30 लड़के थे, 30 स्टूडेंट में से जो है इतने लोगों ने ये असाइनमेंट दिया और इनके जो है आउट ऑफ 6 जो है किसके नंबर है। ये असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ ये 7 नंबर का है। क्लियर है जनाब? जी तो सर। भाई हाँ हूँ तो फिर ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कि बुतों से बातें कर रहा हूँ, Yes, sir, कि ठीक है। आगे सामने से कोई आवाज भी तुम्हारी नहीं आती है। यस सर, हमारे पास क्लियर तो है। ये एडवांटेज तो होता है ना कि शक्लें देख के पता चल जाता है कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। तुम लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो भाई? यस Yes, सर, sir, जाग जाग रहे रहे हैं। हैं। जाग रहे नोट सर, कर पक्की लिया। बात है? जी सर। हाँ चलो सर, पक्की अच्छा, बात है। सर पक्की बात है। आपकी बातें नोट कर ली। अच्छा ठीक है, ओके जी, ये 3 बातें हमने तय कर ली हैं। ये जी प्लेटरिज्म सर। वगैरह मैं आपके इम्तिहान में नहीं दूंगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मैं साथ साथ पेपर भी आउट करता चला जा रहा हूँ। और अल्लाह के वास्ते मैं अभी तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, मिड टर्म से पहले पहले किताब पढ़ लो, यस अल्केमिस्ट सर, पढ़ लो, अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट पढ़ लो। देखो मिड टर्म अगर असाइनमेंट बेस हुआ ना, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ 10 नंबर का सवाल मैं अल्केमिस्ट पे से दूंगा, क्या दूंगा कि मैं अभी नहीं बता रहा। 10 नंबर के सवाल ओके। मैं इन 3 तकरीरों में से दूंगा तुमसे, और 10 नंबर के सवाल जो मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन बताई है, ये मैं 3 असाइनमेंट दूंगा आपको, 24 घंटे दूंगा कंप्लीट करने। मिड टर्म आपका 30 नंबर का है, 20 नंबर के 3 असाइनमेंट है। लेकिन अगर मिड टर्म फिजिकल नहीं हुआ, असाइनमेंट बेस्ड हुआ, तो आई विल गिव यू 3 क्वेश्चन कंप्राइजिंग, कोई 12 नंबर का होगा, कोई 8 नंबर का होगा, कोई 9 नंबर का होगा, इस तरीके 30 नंबर के वो होंगे। उसमें मैं आपको काम दूंगा, वो आपने करके टाइमली जमा कराना होगा। आई विल गिव यू 24 आवर्स टू कंप्लीट। तो बेहतर ये है कि उस किताब को पहले पढ़ लो। मुझे पता है सबीन टॉप करने जा रही है, मैं अभी तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका असाइनमेंट पढ़ा है और तुम लोग असाइनमेंट पढ़े, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, ठीक है ना? और तुम में से किसी ने सिवाय एक दो के किसी ने किताब भी नहीं खरीदी है, ठीक है? किताब खरीद लो, किताब को पढ़ लो, अभी आज के टाइम है तुम्हारे पास। अगर इतनी छोटी किताब है, अगर तुम उसको 2 घंटे बैठ के पढ़ोगे ना, 2 दफा के अंदर तुम 2-2 घंटे पढ़ के उस किताब को खत्म, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, ठीक है? ओके जी, ओके खुदा सर। हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके।